Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. And guys, जैसा कि हमने बोला था कि हमने जो आपके 50 क्वेश्चंस का सेट डिस्कस किया था यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड से, तो वो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए सेम क्वेश्चंस की हिंदी लैंग्वेज में नई सीरीज़ लेकर आएंगे सेपरेट वीडियो में। तो वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि आपके 50 क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज में आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए प्रूफ होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा यूनिट 2 की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट की है, तो वहाँ पर भी हमने 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने हमारी वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जो हिंदी वाले कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे उनका वेट यहाँ पर ख़त्म हुआ और वो अब 50 क्वेश्चंस का सेट जो है वो देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधारणा निर्माण का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो अगर यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, औपचारिक स्तर है, संवेदी स्तर है, ठोस स्तर है या इनमें से कोई नहीं है। तो अवधारणा का जो निर्माण होता है उसका जो हाईएस्ट लेवल रहता है, यानी कि जो आपका उच्चतम स्तर रहता है वो रहता है औपचारिक स्तर। कौन सा? औपचारिक स्तर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम क्वेश्चंस देखेंगे और उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो निम्न में से कौन गैर प्रायिकता नमूने की श्रेणी से संबंधित नहीं है? कोटा नमूना, मल्टी स्टेज नमूना, उद्देश्यपूर्ण नमूना और आकस्मिक नमूना। तो यहाँ पर ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन गैर प्रायिकता नमूने यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की सीरीज से जो है वो संबंधित नहीं होता है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से कौन संबंधित नहीं है? तो वो है आपका मल्टी स्टेज नमूना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुसंधान संस्थानों को भेजे जाने वाले शोध प्रस्तावों को वित्तीय सहायता के लिए अवश्य होना चाहिए क्या? तो पूरी योजना और प्रक्रिया, बजट आवश्यकताओं और समय अनुसूची, अनुसंधान के निश्चित उद्देश्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने इंग्लिश वाली वीडियो जब डिस्कस की थी तो वहाँ हमने बताया था कि इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो ये जो वित्तीय शब्द है इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल हेल्प। तो ये जो आपकी फाइनेंशियल हेल्प वाला वर्ड है, फाइनेंस से आपको पता चल रहा है कि बात हो रही है आर्थिक की। आर्थिक की अगर बात हो रही है तो यहाँ आपका क्या आएगा? बजट आएगा। और बजट आने की वजह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा कि बजट आवश्यकताओं और समय अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक डेटा के विश्लेषण का तरीका नहीं है? तो तार्किक विश्लेषण नहीं है, मानदंड विश्लेषण नहीं है, सामग्री विश्लेषण नहीं है या आगमनात्मक विश्लेषण नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपसे पूछा है कि गुणात्मक डेटा यानी क्वालिटेटिव डेटा के विश्लेषण का तरीका इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मानदंड विश्लेषण। आंतरिक आलोचना की जाती है, जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है वो किसका होता है? स्रोत की सटीकता को सत्यापित करने के लिए होता है, स्रोत की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए होता है, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जो आंतरिक आलोचना की जाती है वो एक तो आपके स्रोत की सटीकता को सत्यापित करने के लिए की जाती है और दूसरा स्रोत की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए की जाती है। तो जब ये दोनों हैं तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो गा है वो करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों। अनुसंधान का अर्थ है, अनुसंधान का मतलब है आपका रिसर्च। तो रिसर्च का क्या मतलब होगा? तो रिसर्च क्या है? बार बार खोजना है। इस वर्ड का ये तो रिसर्च जो है, इस वर्ड ये जो है बार बार खोजना, ये तो इसका डायरेक्टली हिंदी अनुवाद है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। किसी भी समस्या का समाधान खोजना है, नहीं। प्रयोग आयोजित करना है, नहीं। करेक्ट आंसर जो है वो है नई सच्चाई के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया का पहला चरण है? तो अब आपको शोध प्रक्रिया यानी कि आपके रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स की यहाँ पर बात हुई है। रिसर्च प्रोसेस, इनके स्टेप्स आपको यहाँ पर देखने हैं कौन कौन से होंगे। पहला है सूचना के स्रोतों की खोज, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, अनुसंधान के एक व्यापक क्षेत्र की पहचान और समस्या के समाधान की खोज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अनुसंधान के एक व्यापक क्षेत्र की पहचान। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक शोधकर्ता यह पता लगाने के लिए एक शोध करता है कि कौन सी प्रशासनिक शैली संस्थागत प्रभावशीलता में अधिक योगदान देती है तो यह एक उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? कार्योत्तर अनुसंधान का, कार्रवाई अनुसंधान का, अनुप्रयुक्त अनुसंधान का या फिर मौलिक अनुसंधान का। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अनुप्रयुक्त अनुसंधान। आमतौर पर एक शोधकर्ता से अपेक्षा की जाती है एक क्षेत्र में मौजूदा साहित्य का अध्ययन करें, नए सिद्धांतों और सिद्धांतों को उत्पन्न करें, दूसरों द्वारा दिए गए विचारों को संश्लेषित करें या फिर एक अध्ययन के निष्कर्षों का मूल्यांकन करें। इस क्वेश्चन के साथ जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका कि एक शोधकर्ता से ये अपेक्षा की जाती है कि वो क्या करे, वो नए सिद्धांतों और सिद्धांतों को क्या करे, उत्पन्न करे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। शैक्षिक अनुसंधान की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। अब जो शैक्षिक जो एजुकेशनल रिसर्च होती है उसकी जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? तो यहाँ पर डेटा संग्रह है, उद्देश्य का विवरण है, समस्या का चयन करना है, विधि प्रक्रिया है, डेटा का विश्लेषण और व्याख्या है और परिणामों की रिपोर्ट करना है। क्रम में आपको इनको लगाना है, तो हम यहाँ पे क्रम में इसको लगाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो रहता है आपको क्या करना है, समस्या की पहचान करनी है, समस्या का चयन करना है। जब आप समस्या का चयन कर लेंगे अब आप अपने उद्देश्य का विवरण करेंगे। जब आपके उद्देश्य का विवरण हो जाएगा अब आप उसकी विधि और प्रक्रिया बताएंगे। विधि और प्रक्रिया बताने के बाद अब आप डेटा का संग्रह करेंगे, कलेक्शन करेंगे डेटा का। जब डेटा का कलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप उसका विश्लेषण और उसकी व्याख्या करने के पश्चात परिणामों की एक रिपोर्ट देंगे। तो ये रहेगा आपका स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 2, 4, 1, 5, 6, ठीक है। सो इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर ए, 3, 2, 4, 1, 5, 6। एक ही जनसंख्या से चुने गए प्रतिदर्श आकार के प्रतिदर्शों के आधार पर साधनों की बड़ी संख्या का वितरण क्या कहलाएगा? सामान्य वितरण कहलाएगा, नमूनाकरण वितरण कहलाएगा, मानक वितरण कहलाएगा, आयताकार वितरण कहलाएगा। 4 ऑप्शंस हैं और आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है कि अगर एक ही जनसंख्या से चुने गए प्रतिदर्श आकार के प्रतिदर्शों के आधार पर साधनों की बड़ी संख्या के वितरण को क्या कहा जाएगा? तो इसको आप कहेंगे नमूनाकरण वितरण। नेक्स्ट है दो चर x और y सहसंबंध है, ठीक है, कोरिलेटेड है ये। और इसका अर्थ है कि दो चर, तो इसका अर्थ क्या होता है कि ये दोनों चर कैसे हैं, एक दूसरे में कारण भिन्नता है, एक ही विशेषता को मापते हैं, एक साथ भिन्न है, स्वतंत्र रूप से भिन्न है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या है, ये दोनों एक साथ भिन्न है, अलग अलग है। जब उत्तरदाताओं को आमने सामने की स्थिति में प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं और साक्षात्कारकर्ता उन प्रश्नों को भरता है, ना कि विषयों के रूप में जाना जाता है, तो इसको आप एक सूची कहेंगे, एक प्रश्नावली कहेंगे, एक अनुसूची कहेंगे या फिर एक परीक्षण कहेंगे। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इसको हम एक अनुसूची का नाम देंगे। यदि गुणन के नियम सहसंबंध या प्रतिगमन सीखने में मदद करते हैं तो यह एक उदाहरण है। यानी आपको बताना इसमें जो आपके अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है ये आपको बताना है। तो यदि गुणन के नियम सहसंबंध या फिर प्रतिगमन सीखने में जो मदद करते हैं तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? यह अनुक्रमिक स्थानांतरण होगा, क्षैतिज होगा, नकारात्मक होगा, कार्यक्षेत्र होगा। नकारात्मक जब होता है जब आपने पहले जो काम सीखा उसका आपके दूसरे काम पर कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि प्रभाव पड़ रहा है तो नकारात्मक नहीं होगा। ये स्थानांतरण कैसा स्थानांतरण होगा? ये क्षैतिज स्थानांतरण होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा।
सामान्यीकरण का सिद्धांत किसके सिद्धांत के समान है? अब जो आपका सामान्यीकरण जनरलाइजेशन का जो थ्योरी होती है वो किस थ्योरी के सिमिलर होती है? स्थानांतरण के, समान तत्व के, ये दोनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ, समान तत्व। परिवर्तनशीलता के निम्नलिखित उपायों को एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप पहले तो देखेंगे क्या है उपाय? मानक विचलन, सीमा, चतुर्थक विचलन और औसत विचलन। अब आप इनको स्टेप्स में जो है वो लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका सीमा, ठीक है, यानी कि रेंज। सबसे पहले क्या आएगा? रेंज आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा आपका औसत विचलन, यानी कि एवरेज डेविएशन, ठीक है। तो ये आपका दूसरे नंबर पर आएगा। फिर क्या आएगा? फिर आएगा चतुर्थक विचलन, और फिर आपका आएगा मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। सो यहाँ ये हमारा करेक्ट और जो रहेगा वो रहेगा आपका 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर ए। अंकों का वितरण नकारात्मक रूप से विषम था, यह कहा जा सकता है। तो ये कैसे कहा जा सकता है? कि मीन और मीडियन मेल खाते हैं, मध्य औसत से अधिक है, माध्य माध्यिका से कम है, ऐसा कोई रिश्ता मौजूद नहीं है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा कि माध्य औसत से अधिक है। निम्नलिखित में से किसे प्रायिकता प्रतिचयन पद्धति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो किसे प्रायिकता प्रतिचयन पद्धति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, कोटा नमूनाकरण, स्थिरीकृत नमूनाकरण या फिर व्यवस्थित नमूनाकरण। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, कोटा नमूनाकरण। अब बात आ जाती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ की। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ है ये किसका प्रकार है? ऐतिहासिक अध्ययन का प्रकार है, विकासात्मक अध्ययन का प्रकार है, सर्वेक्षण का है या दार्शनिक का है? तो ये है आपके विकासात्मक अध्ययन का एक प्रकार, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। नृजातीय पद्धतिगत अध्ययन है, तो नृजातीय पद्धतिगत अध्ययन को क्या कहा जाएगा? दार्शनिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान या समाजशास्त्रीय अनुसंधान? तो इसको किसका नाम दिया जाएगा? इसको नाम दिया जाएगा समाजशास्त्रीय अनुसंधान, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध प्रस्ताव और एक शोध रिपोर्ट का सामान्य तत्व नहीं है? उद्देश्य या परिकल्पना, आगे के शोध के लिए निहितार्थ, या फिर पिछले शोध के संदर्भ, या फिर सूचना डेटा का स्रोत? तो कौन सा है इनमें से जो कि एक शोध प्रस्ताव या फिर एक शोध रिपोर्ट के लिए सामान्य तत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो क्या नहीं आता? तो आगे के शोध के लिए निहितार्थ, ऑप्शन नंबर बी। जब एक शोधकर्ता अपने नमूने में उन व्यक्तियों को शामिल करता है जो इच्छुक हैं और आसानी से उपलब्ध हैं, तो नमूना लेने की तकनीक क्या कहलाती है? फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि जब एक शोधकर्ता अपने नमूने में उन व्यक्तियों को शामिल करता है जो इंटरेस्टेड हैं और आसानी से उपलब्ध हैं, तो नमूना लेने की तकनीक क्या कहलाएगी? सरल यादृच्छिक नमूनाकरण कहलाएगा, या फिर कोटा नमूनाकरण कहलाएगा, या फिर स्नोबॉल नमूनाकरण कहलाएगा, या आकस्मिक? तो ये कहलाएगा आकस्मिक नमूनाकरण। नमूनाकरण की एक विधि जो जनसंख्या के सभी वर्गों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है वह कहलाती है सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, स्थिरीकृत नमूनाकरण, उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण, व्यवस्थित नमूनाकरण। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थिरीकृत नमूनाकरण। निम्न में से कौन सा शोधकर्ता के लिए सूचना का प्राथमिक स्रोत हो सकता है? शैक्षिक अनुसंधान का विश्वकोश, एक शोध समीक्षा लेख, एक पेशेवर पत्रिका में शोध पत्र, एक शोध अध्ययन का सार। निम्नलिखित में से तो ये और 4 ऑप्शन है, और यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा कि शोधकर्ता के लिए सूचना का प्राथमिक स्रोत क्या होगा? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा कि एक पेशेवर पत्रिका में शोध पत्र। निम्नलिखित में से कौन केस स्टडी के समान है? तो केस स्टडी के समान क्या है? अनुदैर्ध्य अध्ययन, सामाजिक सर्वेक्षण, अध्ययन का पालन करें या फिर क्षैतिज अध्ययन। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि अध्ययन का पालन करें।
सांख्यिकीय अनुमान की प्रक्रिया में टाइप सेकंड त्रुटि तब होती है जब हम, यानी टाइप 2 एरर कब होती है, तो जब एक सच्ची शून्य परिकल्पना को स्वीकार करें, एक सच्ची शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करें, एक झूठी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करें या फिर एक झूठी शून्य परिकल्पना को स्वीकार करें। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा कि एक सच्ची शून्य परिकल्पना को क्या करें, अस्वीकार करें, तब टाइप 2 एरर आपको देखने को मिलेगी। यदि कोई शोधकर्ता ये पता लगाने के लिए शोध करता है कि कौन सी प्रशासनिक शैली संस्थागत प्रभावशीलता में अधिक योगदान देती है, तो यह किसका उदाहरण होगा, बुनियादी अनुसंधान का, एक्शन रिसर्च का, अप्लाइड रिसर्च का या फिर मौलिक अनुसंधान का। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि अप्लाइड रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा गैर दिशात्मक परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त है, एक पूंछ परीक्षण, दो पूंछ यानी वन टेल, टू टेल या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो किसके साथ जाएगा, टू टेल टेस्ट के साथ जाएगा, यानी दो पूंछ परीक्षण। गैर संभाव्यता नमूनाकरण तकनीकों की पहचान कैसे की जाएगी, तो ये आपका है स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण, व्यवस्थित नमूनाकरण, स्नोबॉल नमूनाकरण या आकस्मिक। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका स्नोबॉल नमूनाकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। सॉरी, यहाँ पे आपको कोड बताना है, तो कोड में आप देखेंगे सी और डी, यानी आकस्मिक भी आएगा और आपका स्नोबॉल भी आएगा। ठीक है, लास्ट, निम्नलिखित सूची में पैरामीट्रिक परीक्षण क्या है, तो पैरामीट्रिक परीक्षण क्या है, एफ परीक्षण है, टी परीक्षण है, साइन टेस्ट है, औसत परीक्षण है, कोड में आपको बताना है, और ये है आपका एफ परीक्षण और टी परीक्षण। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि एफ टेस्ट और टी टेस्ट। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, इसके अलावा 20 क्वेश्चन आपके रह गए, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2 में। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे साथ हमेशा मतलब लास्ट तक बने रहें जब तक आपकी प्रिपरेशन चले। सो दैट्स इट। और आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।